नमस्कार दोस्तों, आचार ई लर्निंग यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। मेरा नाम है कुलदीप और हम लोग लेकर आए हैं यूपी टेट का पूरा सिलेबस, जो कि कवर कराया जाएगा अलग अलग टीचरों के माध्यम से। जो लोग इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लोगों को शेयर कीजिए और हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, जिससे हमको एक मोटिवेशन मिल सके और हम आपको एक बेहतर कंटेंट प्रोवाइड करा सकें। इस वीडियो में हम बात करेंगे इंट्रोडक्टरी क्लास ऑफ हिंदी की। ये पहली क्लास है हिंदी की, तो उसके पहले हम थोड़ा सा जानेंगे यूट्यूब के माध्यम से यूपी टेट का सिलेबस क्या होता है, उसमें कौन कौन से सब्जेक्ट आते हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे प्राइमरी लेवल की। तो प्राइमरी लेवल यानी कि पेपर 1 में हमें 5 भागों में डिवाइड किया है। पहला होता है चाइल्ड डेवलपमेंट, दूसरा हिंदी, मैथमेटिक्स, इन्वायरमेंट और लास्ट में होता है इंग्लिश, संस्कृत और उर्दू। इन इंग्लिश, संस्कृत, उर्दू में से कोई आप एक लैंग्वेज ले सकते हैं। अगर आपकी इंग्लिश बेहतर है तो आप इंग्लिश लीजिए, संस्कृत बेहतर है तो आप संस्कृत लीजिए, उर्दू बेहतर है तो आप उर्दू लीजिए। इन सभी के 30-30 प्रश्न आएंगे और इन 30-30 प्रश्न एक एक मार्क्स का होगा, यानी कि टोटल 150 मार्क्स और 150 क्वेश्चन बन जाते हैं। इसी तरह जूनियर लेवल यानी कि पेपर 2 में चाइल्ड डेवलपमेंट होता है, हिंदी होती है, संस्कृत, इंग्लिश और उर्दू में से कोई एक लैंग्वेज आपको लेनी होती है। अगर आप साइंस साइड हैं तो आप मैथ साइंस आपके लिए होगा। अगर आप आर्ट साइड हैं तो आपके लिए सोशल स्टडी होगा। यानी कि इसको भी मिलाकर 150 क्वेश्चन बनते हैं और 150 मार्क्स आपके बन जाते हैं। आपको लाने कितने नंबर हैं, यानी कि अगर आप अनरिजर्व कैटेगरी हैं तो आपको 90 नंबर ज़रूर लाने पड़ेंगे, और अगर आपके पास रिजर्व कैटेगरी कोई है तो आपको 82 मार्क्स लाने ही लाने पड़ेंगे, क्योंकि इस मार्क्स से अगर आप नीचे आते हैं तो आप इस सर्टिफिकेट आपको नहीं मिलेगा, टेट का सर्टिफिकेट आपको नहीं मिलेगा। अब बात करते हैं थोड़ा सा टारगेट कैसे सेट करना है आपको। अगर आप पहली बार दे रहे हैं एग्ज़ाम को तो आपको टारगेट ज़रूर सेट करना पड़ेगा, और अगर कई दोबारा देने जा रहे हैं, अगर लास्ट एग्ज़ाम में आपने उसको पास नहीं कर पाए हैं तो उसके लिए आप निराश मत होइए। उसके लिए आप बेहतर करने की कोशिश कीजिए, क्योंकि कंपटीशन लेवल बहुत ही हाई लेवल पे पहुंच चुका है। उसके लिए सबसे पहले आप क्या करिए, यूपी टेट का सिलेबस आप नोट डाउन कीजिए, क्योंकि जनरली क्या होता है, हम लोग मोबाइल में देख लेते हैं और सिलेबस हमने एक बार पढ़ लिया। पढ़ने से कुछ नहीं होता मेरे भाई, अगर हम उसको लिखेंगे तो हमारे दिमाग में वो रिकैप करता रहेगा कि हमारा सिलेबस क्या है। उसको सब्जेक्ट वाइज लिख लेंगे और हर सब्जेक्ट का एक अलग अलग टारगेट सेट करेंगे। कैसे टारगेट सेट करेंगे, अगर आपकी मैथ अच्छी है तो आपको मैथ के लिए एक अलग टारगेट होगा कि आप मैथ को और बेहतर बनाएं, और अगर आपका कोई सब्जेक्ट वीक है तो आप उसको अच्छा करें, जिससे आप 20 के नियर अबाउट पहुंच सकें। अगर आप किसी भी सब्जेक्ट में 20 से डाउन जाते हैं, यानी कि आप उसमें और बेहतर करने के लिए कोशिश करिए, उससे नीचे नहीं आना है। जितना भी सब्जेक्ट है उसको हम टॉपिक वाइज डिवाइड करें और टॉपिक वाइज का एक चार्ट बनाएं। चार्ट बनाने का रीज़न ये है कि अगर आप चार्ट बनाएंगे तो आप प्रिपेयर कर पाएंगे कि हमको इस टॉपिक को इस डेज में इतने टाइम के अंदर हमें कवर करना है। और एक इससे क्या होगा, एक इफेक्टिव प्रिपरेशन आपके सामने होगी और आप उसको इवेलुएट भी करते रहिए। अगर आप इवेलुएट नहीं करेंगे तो आपको पता नहीं चलेगा कि आपकी तैयारी किस लेवल पर है, आपको किस लेवल तक जाना है। ठीक है। अगर हम सीधे सीधे बात करें हिंदी की, हिंदी में कैसे आपको प्रिपेयर करना है, तो हिंदी में सबसे पहले आप टॉपिक को कवर करने के लिए सबसे पहले टॉपिक को लिखेंगे और उसको कवर करना है, एक एक टॉपिक को कवर करना है। डेली 1 घंटा निकालिए, वीडियो देखने के अलावा आप हिंदी के लिए 1 घंटा निकालिए और आधे घंटे रिवीजन टाइमिंग के लिए रखिए। सिर्फ 2 से 5 क्वेश्चन, विलोम शब्द, पर्यायवाची, मुहावरे, लोकोक्ति आदि जो भी होते हैं, इन सबको केवल 2 से 5 शब्द पढ़िए। 2 से 5 शब्द क्यों पढ़ने, क्योंकि हम लोग क्या करते हैं कि विलोम शब्द हम लोग बचपन से पढ़ते आए हैं, एक बार देख लेंगे सब हो जाएगा, लेकिन यही 1-2 नंबर हमें पीछे कर देते हैं। अगर आपके 86, 87, 88 या 89 के अबाउट क्वेश्चन आते नंबर मिलते हैं तो आपको लगता है कि यार 2 नंबर हो जाते तो मैं पास हो जाता, ये हो जाते तो ये हो जाता। तो यही 2-2 नंबर आपको रिवाइज से ही मिलेंगे। अगर आप 2 क्वेश्चन आज विलोम के पढ़े, फिर हमने कल फिर नए 2 क्वेश्चन पढ़े, तो हमने पीछे वाले रिवाइज किए तो हमारे पास 4 हो गए। भले आपको आता होगा लेकिन आप उसको माइंड में रखिए, क्योंकि इंसान की फितरत में होता है भूलना। आप बहुत ही जल्दी भूलते हैं, बहुत ही रेयर लोग होते हैं जो हमेशा याद कर ले जाते हैं। ठीक है। अब हम बात करते हैं भाषा। भाषा क्या होता है, भाषा क्या होती है, मनुष्य की सार्थक व्यक्ति वाणी को भाषा कहते हैं। यानी कि अगर जो भी हम चीज़ें बोलते हैं उसको हम एक सार्थक
अर्थ होना चाहिए, वही भाषा कहलाएगी। हम उलूल जुलूल कुछ भी बोल देंगे तो भाषा के अंतर्गत नहीं आएगा। सार्थक व्यक्तिवाड़ी को ही भाषा कहेंगे। भाषा शब्द संस्कृत के भास धातु से बना है। भास धातु, धातु मतलब संस्कृत में धातु बोलेंगे और हिंदी में उसको क्रिया कहते हैं, यानी कि भाषा शब्द संस्कृत के भास धातु से बना है। भाषा को डिवाइड किया गया है 3 भागों में, मौखिक, लिखित और सांकेतिक। मौखिक क्या होती है? मौखिक यानी कि अगर हम जो अपने विचारों भावों को बोल कर प्रकट करें, वो सारी भाषा क्या होगी? मौखिक होगी। जैसे मैं बोल रहा हूँ तो ये मौखिक भाषा होगी। और लिखित भाषा क्या होगी? विचारों भावों को लिख कर प्रकट करना है, यानी कि जो मैं बोल रहा हूँ अगर आप उस चीज़ को लिख रहे हैं, अपने विचारों को लिख रहे हैं, तो वो क्या होगी? लिखित भाषा। और सांकेतिक भाषा क्या होगी? अगर हम किसी संकेतों के माध्यम से, साइन लैंग्वेज, जो बच्चे, जो लोग, जो व्यक्ति बोलने में सक्षम नहीं होते हैं तो वो क्या करते हैं? सांकेतिक भाषा का प्रयोग करते हैं, साइन लैंग्वेज का प्रयोग करते हैं अपनी भाषा, मतलब अपनी विचारों भावों को प्रकट करने के लिए साइन लैंग्वेज का प्रयोग करते हैं। फिर करते हैं बोली। अच्छा, बोली को हम पढ़ने से पहले थोड़ा सा जानते हैं। जैसे हम भारत में रहते हैं और भारत एक के 29 राज्य हैं और 29 राज्य में उत्तर प्रदेश होता है, यानी कि हम उत्तर प्रदेश में निवास करते हैं, यानी कि भारत एक बड़ा लेवल हो गया और उत्तर प्रदेश उसका एक छोटा सा राज्य हो गया। ठीक है, तो उसी प्रकार क्या होता है? भाषा एज अ भारत और बोली एज अ उत्तर प्रदेश, यानी कि भाषा का क्षेत्रीय रूप होता है बोली। जिन स्थानीय बोलियों का प्रयोग जनता अपने समूह में करती है उनको हम क्या बोली कहते हैं। जैसे भोजपुरी, ब्रजभाषा, अवधी आदि। भारत में लगभग 600 से अधिक बोलियां बोली जाती हैं। अब बात करते हैं लिपि की। मुख से निकलने वाली ध्वनियों को लिखकर प्रकट करने के लिए जिन चिन्हों का प्रयोग किया जाता है उन चिन्हों के सामूहिक रूप को लिपि कहते हैं। जैसे रोमन, देवनागरी आदि। अलग अलग भाषाएं अलग अलग लिपियों में लिखी जाती हैं, लेकिन कुछ भाषाओं की लिपि एक ही होती है। जैसे रोमन लिपि में अंग्रेजी और फ्रेंच भाषा लिखी जाती है और देवनागरी लिपि में हिंदी, संस्कृत और मराठी। ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि अगर बात बोला जाएगा कि हिंदी किस लिपि में है, तो देवनागरी लिपि में है। अब बात करेंगे हिंदी को हम 4 भागों में डिवाइड करेंगे। पहला इतिहास, हिंदी का इतिहास। दूसरा हिंदी व्याकरण। तीसरा हिंदी साहित्य और चौथा भाषा शिक्षण। यानी कि इन चारों से रिलेटेड हमारे यूपी टेट में क्वेश्चंस आते हैं। अच्छा, एक चीज़ और है, यूपी टेट और सी टेट में थोड़ा सा डिफरेंस है। आप इसको एक तरह से प्रिपेयर करके मत चलिएगा। क्यों? क्योंकि यूपी टेट में सब्जेक्टिव क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं, यानी कि विषय से संबंधित प्रश्न ज़्यादा होंगे। और सी टेट में क्या होगा? भाषा शिक्षण यानी पेडागोजी से रिलेटेड क्वेश्चन ज़्यादा होते हैं। यानी कि अगर हम इस सिलेबस की बात करेंगे यूपी टेट की, तो सबसे ज़्यादा हमें व्याकरण पढ़नी पड़ेगी, फिर साहित्य और इतिहास से एक क्वेश्चन आता है और भाषा शिक्षण से भी 2 से 3 क्वेश्चन से ज़्यादा नहीं आते हैं। अब बात करते हैं हिंदी भाषा का उद्भव कहाँ से हुआ? संस्कृत भाषा से पाली भाषा का उद्भव हुआ, पाली भाषा से प्राकृत भाषा का, प्राकृत भाषा से अपभ्रंश भाषा का और अपभ्रंश भाषा से हिंदी भाषा का उद्भव माना जाता है। तो हिंदी की उत्पत्ति सौर सैनी अपभ्रंश भाषा से मानी जाती है। अच्छा, हिंदी की उत्पत्ति तो इन सब चीज़ से मानी जाती है, लेकिन हिंदी शब्द इनमें कहीं भी नहीं मिला। क्यों? वैदिक, संस्कृत, पाली, प्राकृतक, अपभ्रंश आदि किसी भी प्राचीन भारतीय भाषाओं में हिंदी शब्द का उल्लेख ही नहीं है। तो हिंदी शब्द आया कहाँ से, इसको थोड़ा सा जानेंगे। इसमें देखते हैं, ये है हमारा प्यारा भारत महान और ये है ईरान। अच्छा, ईरान की भाषा क्या है? फारसी। ईरान की भाषा क्या है? फारसी। बहुत साल पहले जब ईरान भारत की ओर आए तो भारत में एक सिंधु नदी बहती है, तो सिंधु नदी के पास जब पहुँचे तो ईरान में जो फारसी भाषा है, फारसी भाषा में संस्कृत के साथ ध्वनि को हा बोलते हैं। तो जब सिंधु नदी पड़ी तो उन्होंने सिंधु को हिंदू बोला और सिंधु के पार वाले देश को उन्होंने हिंदुस्तान बोला, और वहाँ पर बोले जाने वाली भाषा को, जो सिंधी भाषा होती थी, उसको हिंदी बोला। यानी कि जो हमारी भाषा है उसका नाम हिंदी ईरानियों ने दिया, क्योंकि संस्कृत की सा ध्वनि फारसी में हा बोली जाती है। जैसे हफ्ता, सप्ताह, हिंदू, सिंधु आदि। तो हिंदी, हिंदू, हिंदुस्तानी और हिंदुस्तान, ये सभी क्या है? फारसी भाषा के शब्द हैं। अच्छा, अभी पिछले कुछ 1 साल या 2 साल पहले यूपी टेट में क्वेश्चन आया था कि हिंदी भाषा में कुल कितनी बोलियां हैं।
तो कुल 18 बोलियां हैं, उनको हम देखते हैं। जैसे इसको अलग अलग कैटेगराइज किया गया है। पश्चिमी हिंदी में कौन कौन सी आती हैं? ब्रजभाषा, कन्नौजी, बुंदेली, खड़ी बोली और बांगरू। पूर्वी हिंदी अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी। पहाड़ी हिंदी में कुमाऊनी और गढ़वाली। राजस्थानी हिंदी में मालवी, मेवाती, मारवाड़ी और जयपुरी। बिहारी हिंदी में मैथिली, मगही और भोजपुरी। और एक भाषा होती है दक्षिणी हिंदी। ये सब हिंदी की ही बोलियां हैं। बोलियां मतलब वही क्षेत्रीय रूप, हिंदी का क्षेत्रीय रूप है। यानी कि अगर हम यहाँ पे बोला जाता है अइबो जेबो, और कुछ दूर चलने के बाद हम सुनने में आ जाता है कि अइबा जेबा बोलने जा लगता है, तो यही भाषा का क्षेत्रीय रूप होता है, जिनको हम बोलियां कहते हैं। अच्छा, हिंदी हमारी राजभाषा है, सभी को पता है। हिंदी भारत के संविधान में हिंदी को 14 सितंबर सन 1949 में मान्यता प्रदान की गई। तब से प्रत्येक 14 सितंबर को हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं को मान्यता प्राप्त है। 14 भाषाएं संविधान निर्माण के समय ही सम्मिलित कर ली गई थी, और 1967 में सिंधी भाषा को संविधान में जोड़ा गया। 1992 में कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली भाषा को जोड़ा गया, और सन 2004 में 4 भाषाएं बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली भाषाओं को संविधान में शामिल किया गया। इस प्रकार से टोटल 22 भाषाएं हो जाती हैं। कौन कौन सी? असमिया, उर्दू, ओडिया, कन्नड़, कश्मीरी, कोंकण, मणिपुरी, नेपाली, बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली, गुजराती, तमिल, तेलुगु, पंजाबी, बंगाली, मराठी, मलयालम, संस्कृत, सिंधी और हिंदी। ये 22 भाषाएं हैं जो भारत की संविधान में 8वीं अनुसूची के अंतर्गत रखी गई हैं। अच्छा, हिंदी हर भारत के जितने राज्य हैं, लगभग प्रत्येक राज्य में अलग अलग भाषाएं बोली जाती हैं। प्रत्येक राज्य में अलग अलग भाषाएं बोली जाती हैं, और हर राज्य में अलग अलग भाषाओं को राजभाषा का दर्जा दिया गया है। तो हिंदी जो है हमारे 8 से 10 राज्यों के अंतर्गत बोली जाती है, और 10 राज्यों में इसको राजभाषा का दर्जा प्राप्त है। अब कौन कौन से राज्य? इसको याद करने का सबसे आसान तरीका है हर हिम के अंचल में उत्तर मध्य प्रदेश, छतरी झार बिहार दे, दिल्ली राज सुदेश। और दूसरा एक आसान तरीका है कि हमारा जो उत्तर प्रदेश है वो सेंटर पे है। उत्तर प्रदेश के चारों ओर के जितने राज्य हैं, उन सभी राज्यों की राजभाषा कौन सी है? हिंदी है। अगर हम इसको देखें, हरि से हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, अंचल मतलब उत्तरांचल, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार, दिल्ली, राजस्थान। ये सभी टोटल 10 राज्य हो गए। 10 राज्यों में हिंदी एज अ राजभाषा प्रयोग की जाती है। अब बात करते हैं व्याकरण की। जो शास्त्र नियमों का समूह हमें भाषा को ठीक ठीक बोलना और लिखना सिखाता है, उसे व्याकरण कहते हैं। व्याकरण समझ लीजिए एक नियम होता है जो किसी भी भाषा को एक सुव्यवस्थित रूप प्रदान करता है। इस व्याकरण को हम 3 भागों में डिवाइड किया है: वर्ण विचार, शब्द विचार और वाक्य विचार। वर्ण से मिलकर शब्द बनते हैं और शब्दों से मिलकर वाक्य बनते हैं, जिसको हम बोलते हैं। यही एक व्यवस्थित रूप प्रदान करना ही व्याकरण है। इसको हम अगले वीडियो में पूरे अच्छी तरीके से जानेंगे कि व्याकरण क्या होता है, अलग अलग बारे में पढ़ेंगे। कुछ क्वेश्चंस हैं, हम इसको रिवाइज कर लेते हैं पूरे वीडियो को। इनमें से कौन सी बोली पूर्वी हिंदी की नहीं है? अवधी, राजस्थानी, बघेली और छत्तीसगढ़ी। तो इसमें राजस्थानी बोली पश्चिमी हिंदी में आती है, पूर्वी हिंदी की नहीं है। भारतीय संविधान में हिंदी को मान्यता कब मिली? 14 सितंबर सन 1949 को भारतीय संविधान में हिंदी को मान्यता मिली। खड़ी बोली कहाँ बोली जाती है? मेरठ, यानी कि जो भी मेरठ है, मुरादाबाद है, इन सब साइड में खड़ी बोली का प्रयोग किया जाता है। रामचरितमानस किस भाषा में लिखी गई है? जो तुलसीदास ने रामचरितमानस की रचना की, वो अवधी भाषा में लिखी गई है। तुलसीकृत विनय पत्रिका ब्रज भाषा में लिखी गई है। ठीक है। अब देखिए, हमने बताया था विलोम शब्द पढ़ने हैं, तो विलोम शब्द पढ़िए। ये आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आज दिन भर पढ़िए और कल इसको रिवाइज कीजिए, और आपको बेहतर रिजल्ट देखने को मिलेगा। विलोम शब्द क्या होगा? अल्पज्ञ का बहुज्ञ, राज का विराग, अनुरक्ति का विरक्ति, अगम का सुगम, विस्तीर्ण का संकीर्ण, अतिथि का आतिथेय, मेहमान का मेजबान, क्षणिक का शाश्वत, दरिद्र का संपन्न, आदि का अंत। बहुत बहुत धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए। प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और लोगों को शेयर कीजिए। धन्यवाद।